ओके देखो ध्यान दो, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इजी चैप्टर, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, 4-5 लेक्चर में हो जाएगा तुम्हारा ये। देखो तो पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर थोड़ा बेसिक, पहले स्टार्टिंग में बेसिक है, फिर आगे धीरे धीरे हाई लेवल पे आएगा। देखो मैटर के पार्टिकल के बारे में तुमको देखना है बड़ा स्टार्टिंग में, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। जो मैटर्स का जो भी पार्टिकल रहता है, पहली बात तो वो बहुत स्मॉल रहता है, मैटर का जो भी एटम वगैरह पार्टिकल है बहुत छोटा रहेगा। सेकंड, उनके बीच में स्पेस रहता है ना, उनके बीच में स्पेसेस रहेगा बराबर। थर्ड, कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है वो पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। फोर्थ पॉइंट है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, कैसे भी फोर्स हो सकता है बराबर। समझा 4 पॉइंट क्या है। पार्टिकल ऑफ मैटर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देख रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड बोलो क्या होता है, क्या है, स्पेस होता है उनके। सेकंड होता है कि उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड क्या बताया, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। और फोर्थ लास्ट में अट्रैक्शन रहता है उनके। सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, प्लैंक्स थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, ये सब एग्जाम में आने वाला चांस है। प्लैंक्स थियरी क्या है, बहुत सिंपल सा है। मैक्स प्लैंक का जो भी थियरी था, वो जब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए जब दिया था उन्होंने थियरी, एक्चुअल में वो थियरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए था। क्या एक्सप्लेन करने के लिए था वो थियरी, ब्लैक बॉडी। ये तुम लोग पढ़ेंगे आज केटीजी का चैप्टर जो चालू होगा, उसमें आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी सब आएगा वहां पे। तो प्लैंक्स का जो थियरी है वो एक्चुअल में क्या एक्सप्लेन करने के लिए है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत थियरी बहुत सिंपल से कंसेप्ट बोलता है। थियरी बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर दिखाता है। कौन सा नेचर दिखाता है, पार्टिकल। हाइजीन याद है, हाइजीन क्या बताता है, हाइजीन का थियरी कैसा, वो वेव नेचर है। तो मैक्स प्लैंक का जो थियरी है ये बताता है कि लाइट कौन सा नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर। और अगर लाइट पार्टिकल नेचर दिखाता है तो मैक्स प्लैंक के हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है। एक पैकेट को बोलते हैं क्वांटा बराबर, या फिर फोटोन भी बोल सकते हैं। समझा पॉइंट मैंने क्या बोला है, ध्यान दे रहे इधर। हम लोग पढ़ रहे प्लैंक्स थियरी फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट बताओ मैंने इसमें तुमको क्या बताया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये थियरी किस लिए आया था, ये थियरी किसका क्या एक्सप्लेन कर रहा था एक्चुअल में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये थियरी एक्सप्लेन कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये थियरी के हिसाब से क्या है, ये थियरी ये बोलता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है किसके फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोल सकते हैं या तो फोटोन बोल सकते हैं बराबर। क्वांटा या तो फोटोन बोल सकते हैं। एक क्वांटा या फिर एक फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो होता है E इक्वल टू एच नू। वो n लिया है, n क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ एनर्जी में हो सकता है। तो E इक्वल टू एन एच नू। याद है क्या है, ये है एनर्जी, एनर्जी ऑफ एनर्जी पैकेट। जो एनर्जी पैकेट होता है फिर क्वांटा है तो फोटोन, क्वांटा के पास इतना एनर्जी होता है NH नू बराबर। समझा ये 3 पॉइंट मैंने क्या बताया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि थियरी ये बोलता है कि लाइट का एमिशन तब होगा जब तुम्हारा एक एनर्जी का पैकेट एक एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। ये नील बोर का पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से तुम लोग देख सकते हैं। पोस्टुलेट याद है नील बोर का पोस्टुलेट, जब एक चीज एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप मारेगा तो एनर्जी का डिफरेंस है वो निकलता है किसके फॉर्म में, रेडिएशन, जो लाइट के फॉर्म में होता है। सिंपल। एक बार फिर से मैं 4 पॉइंट रिकैप करता हूं, थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट था कि जो प्लैंक्स थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या किस लिए, किसके एक्सप्लेनेशन के लिए आया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना, याद रखो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आया था। सेकंड पॉइंट में ये बताया कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है किसके फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोल सकते हैं या तो फोटोन। एक क्वांटा या तो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, E इक्वल टू एच एन एच नू, जहां पे नू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बराबर। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर। समझा पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि लाइट मिलेगा कब तुमको, जब तुम्हारा एक क्वांटा एक एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सिंपल, इतना ही पॉइंट है। चलो फटाफट पढ़ते, पढ़ो जल्दी, क्या पढ़ो, द आइडिया ऑफ, पढ़ो तुमको पढ़ना है, पढ़ा सिखा दिया मैंने, अब जस्ट पढ़ना है। द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द प्लैंक्स टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी जस्ट बताया तुमको। सेकंड पॉइंट, सेकंड में पढ़ो क्या, प्लैंक प्रपोज्ड अ मॉडल दैट सेज एनर्जी इज एमिटेड इन द पैकेट्स एंड एट हायर फ्रीक्वेंसी। देखो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में तुम्हारा मतलब जो भी एनर्जी रहता है लाइट की एनर्जी वो किसके फॉर्म में रहेगा, एनर्जी पैकेट, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं या तो फोटोन। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो पैकेट के पास ज्यादा एनर्जी होता है। समझा, आगे पढ़ो क्या, एट हायर फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ पैकेट इज लार्ज, ज्यादा एनर्जी रहेगा। पॉइंट नंबर 3 भी तुमको बताया, एक क्वांटा या फिर एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, E इक्वल टू NH नू। नू इज फ्रीक्वेंसी, H है प्लैंक्स क्वांट। चलो फटाक से पढ़ो क्या, पॉइंट नंबर 3, Planck assumed that the atoms behaves like a
टाइनी ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मालूम है जो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल दैट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कब? ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा तुमको हमेशा, बराबर। एनर्जी कितना होता है? इज इक्वल टू NH नू, जहां नू को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, बराबर। चलेगा, समझा पॉइंट क्या है? समझा पॉइंट? चलो पॉइंट नंबर 4 भी तुमको बताया था कि एक हायर लेवल एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो ही तुमको एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बराबर। फटाक से पढ़ो पॉइंट नंबर 4 क्या पढ़ो? द एमिशन ऑकर्स व्हेन द एक मिनट को, ऑसिलेटर जो है वो हमारे लिए भी एनर्जी का पैकेट है, बराबर। एनर्जी का पैकेट मतलब ऑसिलेटर। फटाक से पढ़ो क्या? द एमिशन ऑकर्स व्हेन द ऑसिलेटर मेक्स अ जंप फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड लेवल ऑफ एनर्जी टू द अनदर लोअर, हाई लोअर पे आ रहा है मतलब पहले हायर पे था, ऑब्वियस है। दिस मॉडल ऑफ प्लैंक्स, ये क्या है? ये देखो, ये चीज जो भी यहाँ पे जो थ्योरी लिखा है ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन में एकदम प्रॉपर बैठ जाता है, बराबर। ये थ्योरी मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी यहाँ पे करेक्ट एकदम बैठ जाएगा। इसके लिए लास्ट पॉइंट एक यहाँ से पढ़ो क्या है? दिस मॉडल ऑफ प्लैंक्स फ्रॉम फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी हमको मालूम पड़ता है, वो किसके बेस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लैंक्स ऑफ क्वांटम थ्योरी, बराबर। समझे? 4 पॉइंट याद है? पहला पॉइंट याद है किसका एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया था वो थ्योरी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड पॉइंट, जो एनर्जी है लाइट का, जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में रहता है? एनर्जी पैकेट, जिसको हम लोग क्वांटा बोल सकते हैं या तो फोटोन बोल सकते हैं। एक क्वांटा एक फोटोन के पास इतना एनर्जी होता है, NH नू, बराबर। नू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, H तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑसिलेटर है जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप मारेगा तो एनर्जी तुमको मिलेगा, बराबर। हाँ, ये जो मॉडल है इससे हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या है? देखो सब कुछ अब जितना भी है ना, सब कुछ यही डायग्राम पे बेस्ड है। देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक प्लेट लगाया मैंने, ये इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब, हाँ, मतलब अंदर वैक्यूम है, अंदर कुछ नहीं है, इवैक्यूएटेड ट्यूब, ग्लास ट्यूब। ये दिखाई दे रहा है ई प्लेट है, वहाँ पे ई पे प्लेट है, उसको बोलते हैं एमिटर प्लेट। क्या बोलेंगे उसको? क्योंकि वो एमिट करता है, बराबर। और यहाँ पे एक प्लेट लगाया, देखो सी कैथोड नहीं है, सी है कलेक्टर प्लेट, क्योंकि वो यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेता है। समझो दो प्लेट क्या है? हाँ, ये जो ई वाला प्लेट है यही है फोटो सेंसिटिव सरफेस, बराबर। अब क्या है फोटो सेंसिटिव सरफेस? जरा ध्यान से सुनो। लाइट का सोर्स है, बराबर। लाइट के सोर्स से लाइट निकलेगा, जैसे ही लाइट गिरेगा ये फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, वो लाइट, अगर लाइट के पास प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे आएगा बढ़िया। अगर लाइट के पास मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या तो उससे ज्यादा का फ्रीक्वेंसी है, तो वो लाइट क्या करेगा? इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इजेक्ट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। समझा? समझ आ रहा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, तो ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? फोटो सेंसिटिव सरफेस ही कर सकता है। मतलब फोटो सेंसिटिव सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसपे अगर लाइट गिरता है, लाइट गिर जाएगा एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तो वहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स। इसको ही बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। समझा? इजी एकदम, हार्ड वर्ड नहीं। चलो पढ़ते फटाक से, पढ़ो क्या? द सरफेस विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ना, इलेक्ट्रॉन, हाँ, कब निकलेगा? when it is illuminated, मतलब उस पे लाइट गिर रहा है, illuminated with appropriate radiation is known as photosensitive surface। याद रखो ये appropriate radiation का मतलब है एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जो किससे ज्यादा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम तो थ्रेशोल्ड होना ही चाहिए। समझा? समझा पॉइंट क्या है? चलो अब पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो समझा, जो मैंने बताया तुमको, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उस पे लाइट गिरता है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल है। कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं वहां से। समझा? इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन के लिए कंडीशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का मतलब जो तुम लोग नू प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे जो नू वाला फ्रीक्वेंसी है, ये नू किससे ज्यादा होना चाहिए? नू नॉट, यहाँ पे आए कहीं तो लिखा रहेगा मैंने, नू नॉट, दिखाई दे रहा है? नू नॉट, इससे ज्यादा होना चाहिए। नू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे ज्यादा का फ्रीक्वेंसी तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो लाइट में, बराबर, मतलब जो भी क्वांटा का तुम्हारा ये रहेगा, बराबर, फ्रीक्वेंसी, अगर वो नू नॉट से ज्यादा है तो ही वहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। समझा? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा? फोटो क्यों? फोटॉन्स की वजह से हुआ। इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि चार्ज निकला, इफेक्ट ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो पढ़ लो, ये जो ऊपर पढ़ा ना, यही फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दी पढ़ो, पढ़ो क्या है? ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही पढ़ाना तुमको पहले, यही तो बताया हमने, जस्ट रीडिंग मतलब समझ लो, फिर रीडिंग करने का पढ़ा। समझा? बताओ ये तक, यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते, पढ़ो क्या? एनर्जी दैट अ पार्टिकल ऑफ मैटर प्रोसेस, जो भी मैटर का पार्टिकल रहता है उसके पास कितना एनर्जी रहता है, कितना छोड़ो, कौन से टाइप का एनर्जी रहता है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप का एनर्जी वो देखते। देखो सबसे मेन चीज, जो मैटर का जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहता है, पढ़ा है ना ऊपर एक पॉइंट, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है तो कौन सा एनर्जी रहेगा उसके पास? काइनेटिक एनर्जी रहेगा। समझा?
समझा? ये पूरा पढ़ने के बाद तुमको एक ही चीज मालूम पड़ेगा, जो मैटर का जो पार्टिकल है उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। समझा? चलो फटाक से पढ़ो क्या पॉइंट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, एक मिनट, ये काइनेटिक थ्योरी आज तुम लोग पढ़ेंगे, केटीजी चैप्टर डाला है मैंने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें तुम लोग पढ़ेंगे जो पार्टिकल के पास जो एनर्जी होता है वो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, पहले सिखा दिया, कांस्टेंट मूव होते रहते, इसके लिए कौन सी एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। बराबर, कहां तक अपना मोशन, एंड द एनर्जी प्रोसेस बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इज सिंपल, मतलब समझो फटाक से पढ़ लेंगे। समझा है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेव नंबर। ये अलग चीज है, डिफाइन एक बार आ चुका है एग्जाम में वेव नंबर का। वेव नंबर क्या होता है, जितना भी नंबर ऑफ वेव्स रहेगा पर यूनिट डिस्टेंस। समझा? नंबर ऑफ वेव्स को डिस्टेंस से डिवाइड करो तुमको क्या मिल जाएगा, वेव नंबर। इसमें डिनोट बताया नहीं तो शायद तुम्हारे सिलेबस में दिया है कि नहीं। वेव नंबर कहाँ गया, हाँ, इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा बार से। लैम्बडा बार कहीं दिखा मतलब वो क्या है, वेव नंबर। शायद न्यूमेरिकल्स में आएगा तुमको, बराबर याद है, टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया रहेगा, बोल नहीं सकते, मुझे याद इसके लिए बता दिया। लैम्बडा बार मतलब वेव नंबर, पढ़ लो। याद है मैंने क्या बताया, वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। चलो देखते हैं, मतलब डिवाइड किया डिस्टेंस है और कुछ नहीं। पढ़ो क्या, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, वही तो लिखा है ना, वही तो लिखा है। डिनोट याद है कैसे करेंगे, लैम्बडा बार। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में शायद नहीं है। चलो पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो पहला जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है, बराबर, जिसको हम लोग फेज ऑफ ऑसिलेशन में बोलते हैं, वो अलग अलग रहता है अलग अलग पार्टिकल के पास। समझा? जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है या फिर जो फेज ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या होता है, अलग, मतलब चेंज होते रहता है, चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब अलग अलग पार्टिकल के पास अलग अलग स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। कोई ऐसा ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, जब भी कोई ऊपर जाएगा तो एक शायद नीचे आएगा। समझ में आ रहा? अलग अलग स्टेट ऑफ, अलग अलग फेज ऑफ ऑसिलेशन हो सकता है। समझे? पॉइंट नंबर 2 क्या है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट है कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या तो फेज ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग रहेगा, चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि जो भी मीडियम के पार्टिकल है उनके पास एम्पलीट्यूड, पीरियड और उनका फ्रीक्वेंसी सेम सेम होता है। पीरियड मतलब टाइम पीरियड। समझा? क्या क्या सेम बताओ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम सेम है। अलग क्या है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या तो फेज ऑफ, सिंपल है। तो समझा तुमको, इजी है बराबर। तो पहला पॉइंट में ये बताया कि जो भी मीडियम का पार्टिकल है उसमें क्या क्या सेम है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम। अलग क्या है, अलग है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और फेज ऑफ ऑसिलेशन। समझा? इजी ना एकदम, बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत इजी है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है ऐसा, ये देखिए यहाँ पे जैसे फोटॉन्स गिरा, फोटॉन्स की वजह से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा रीजन रहेगा, क्योंकि फोटॉन्स की वजह से निकला, इसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन। सिंपल ना? चलो पढ़ते, पढ़ो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज, यही बताना मैंने तुमको। अरे इजी चैप्टर है, कोई हार्डवर्ड चैप्टर नहीं है, बोलो समझा है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटल पढ़ के, एक्सपेरिमेंट क्या है जरा देख लो। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भेज दो तुम्हारे इस डायग्राम पे, बराबर। डायग्राम सिखाता हूँ फिर अपने आप फटाफट पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो डायग्राम में सबसे मेन चीज है, ये दिखा है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है, इधर आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, बराबर। हाँ, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। दो मेटल प्लेट लगाया हम लोग ने, बताओ कौन सा दो मेटल प्लेट है। एक है हाँ, मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं उसको। एक है एमीटर और दूसरा है कलेक्टर। समझा क्या है? हाँ, एमीटर और कलेक्टर से जो भी कनेक्शन है नीचे कम्यूटेटर को दिया है, फिर इसमें से कितना वोल्टेज तुमने प्रोवाइड किया है वो वोल्ट मीटर से चेक करेंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो किससे चेक करेंगे, एमीटर। एमीटर याद रखो, एमीटर कैलिब्रेशन माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि बहुत कम करंट मिलता है, बहुत ज्यादा करंट नहीं मिलेगा, बहुत कम करंट, इसके लिए किस में रहता है, माइक्रो एम्पियर। जो नीचे लगाया ये क्या है बताओ, तुम्हारे हिसाब से ध्यान से बताओ क्या है। नहीं देखो अच्छे से देखो, उसको बोलते हैं रियोस्टैट। 3 टर्मिनल देखो उसको, अरे इस पे देखो ना, जो रेजिस्टर टाइप जो दिखा है वो उसमें 3 टर्मिनल ना, वो रियोस्टैट है बराबर। और नीचे क्या है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, जिसमें तुम लोग वोल्टेजेस चेंज कर सकते हैं। बोलो समझा? डायग्राम में क्या है, फिर से एक बार, कौन सा ट्यूब, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, बराबर। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ना। हाँ, एक और चीज, जो जहां से लाइट एंटर करेगा वहां पे जो विंडो बनाया है वो क्वार्ट्ज का विंडो है। किसका है, क्वार्ट्ज एक ऐसा ग्लास है जो कम से कम रिफ्लेक्शन दिखाता है, पूरा का पूरा अंदर ले लेगा, बराबर, रेडिएशन ऐसा क्वार्ट्ज ग्लास है। ये तो में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। कौन सा प्लेट, एमिटर प्लेट। कौन सा प्लेट, एमिटर मालूम है क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमिट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ये कलेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, कलेक्ट करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, बराबर। इसको आगे हम लोगों ने क्या लगाया, वोल्ट मीटर, क्या चेक करेगा वो वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो। और क्या लगाया, एमीटर, कैलिब्रेशन किसमें, माइक्रो में, बहुत कम करंट मिलता है इसके लिए।
फिर नीचे है रियोस्टैट, फिर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, जो भी रहेगा वेरिएबल सोर्स, समझा? क्योंकि हम लोग को चेंज करना पड़ेगा ना, वोल्टेज वगैरह जो भी रहेगा वो चेंज करना पड़ेगा। समझा ये सिस्टम क्या है? बस इसके ऊपर ही हमको पढ़ना है, बस यहाँ पे, बराबर। अब देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बता दो क्या होगा, सुनो। सोर्स से लाइट आएगा, क्वार्ट्ज विंडो से पास होएगा, किस पे गिरेगा? एमीटर पे। अगर एमीटर पे जो लाइट गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा लेगा, समझा? और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इजेक्ट हुआ यहाँ ट्रैवल करता है, बराबर। अब जरा एक पॉइंट समझो, देखो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, क्योंकि नीचे वोल्टेज लगाया है। एमीटर और कलेक्टर में क्या रहेगा बीच में? पोटेंशियल का डिफरेंस। कलेक्टर के पास दो अलग अलग पोटेंशियल आ सकता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल आ सकता है और उसको तुम लोग उसको पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हो, समझा? अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इसके पास, ये दिखाई दे रहा है, इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल है, कैसा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव। इसके पास लोअर नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब कम नेगेटिव पोटेंशियल है, समझ में आ रहा है? कम नेगेटिव है। अगर कम नेगेटिव है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली इसके पास आ जाएगा? क्या टाइम लगेगा थोड़ा कुछ? इलेक्ट्रॉन खुद कैसा है? नेगेटिव, और इसके पास जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो कम है कि ज्यादा है? कम है, तो आ जाएगा बहुत इजीली, समझा? अगर तुम्हारा ये कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाता है तो टाइम लगेगा। अब जरा इसको भी कंसेप्ट समझ लो, देखो अगर ये कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कम नेगेटिव है, लो नेगेटिव है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? समझ लो क्या है एक्सेलरेटिंग। क्यों? रीजन है हमारे पास, क्योंकि अरे बात मत करो बीच में, क्योंकि कम नेगेटिव पोटेंशियल है, इसके वजह से क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली आ जाएगा? आ जाएगा ना, कम नेगेटिव है, लो नेगेटिव पोटेंशियल, तो इजीली एक्सेलरेट हो गया, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा ना, आते आते एक्सेलरेट होके आएगा, समझा? तो लोअर नेगेटिव पोटेंशियल के वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होके आता है। इसके लिए जो लोअर नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम लोग कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, समझा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब। अब जरा उल्टा सोचो, अगर इसके पास हायर नेगेटिव पोटेंशियल, ज्यादा नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और खुद का पोटेंशियल भी नेगेटिव, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको यहां पे आना है तो उसको इस नेगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करके आना पड़ेगा ना, समझा? तो अब ये क्या कर रहा है, उसको रिटार्ड कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। हाँ, तो उस टाइप के पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल, समझा? दो टाइप का पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर चले जाता है, उस टाइम पे यहाँ पे बताओ क्या रहता है? लो नेगेटिव पोटेंशियल, समझा? देखो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कहीं नेगेटिव तुमको लिखा नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले क्लियर कर दो। लो नेगेटिव में यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, बस, समझा? अब जब भी आगे आएगा लोअर पोटेंशियल, तुम खुद ही इमेजिन कर लो, लोअर पोटेंशियल मतलब लोअर नेगेटिव पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल मतलब हायर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल इसको, समझा? पॉइंट क्या है बोलो? हाँ, दो लगाएंगे ना, दो टाइप के पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना हमको यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, समझा? बराबर। अगर पॉजिटिव रहेगा सोचो ना, फिर तो बहुत इजीली आ जाएगा फिर तो वहां से ना। हाँ, तो हमको चेक करना है कब आ सकता है कब नहीं आ सकता है, सब डिसाइड करना है। कितना वेवलेंथ, कितना एनर्जी रहेगा तो आएगा, कितना रिटार्डिंग एनर्जी मिलेगा उसको। चलो ध्यान से एक बार फिर से रिकैप मार लेते हैं। लोअर नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल के टाइम पे वो पोटेंशियल का नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब हायर नेगेटिव पोटेंशियल, नाम कौन कौन? रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि रिटार्ड कर देता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एक बात समझो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसको कैसे भी करके ट्रैवल करके यहाँ पे आना है, बराबर? तो वो अपना इसका जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है उसको अपोज करके आएगा, समझा? नितेश वो लास्ट वाला T1 बंद कर दे, T1, समझा पॉइंट क्या है? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते क्या है यहाँ पे? सिखा दिया ना पूरा क्या है, अब जस्ट पढ़ना है, कुछ अलग नहीं। चलो फटाफट पढ़ो क्या है? द सेटअप कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद कौन सा विंडो? क्वाड। सब कुछ बताया, कुछ छोड़ा नहीं, सब बता दे, जस्ट पढ़ना है अभी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, वन इज एमिटर और दूसरा इज कलेक्टर। मालूम है तुमको? पॉइंट नंबर 3, emitter and collector are connected to a voltage source whose voltage can be changed। पहले बताया वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। हाँ, आगे and the emitter to measure the current। एमीटर का काम क्या है? करंट ही मेजर करता है, और क्या करेगा वो, समझा? समझा पॉइंट क्या है? हाँ, पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस V as measured by the voltmeter is maintained between emitter और कलेक्टर के बीच में एक टाइम पे एक पोटेंशियल डिफरेंस तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। बाद में तुम उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक टाइम जब मेजरमेंट करेंगे एक वोल्टेज रखेंगे, कि चेंज थोड़ी करते रहेंगे। एक वोल्टेज रखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, दूसरा रीडिंग चाहिए अलग वोल्टेज लगाओ, मतलब चेंज कर दो वोल्टेज, और क्या है, बराबर? आगे पॉइंट नंबर 5,
सी क्या है तुम्हारे लिए? एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, बराबर। आगे, इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, ई जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड। द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ पे समझा रहा, हाइयर पॉजिटिव लोअर पॉजिटिव की बात होगी। अगर मैं लोअर नेगेटिव बोलता हूं इसका मतलब क्या रहेगा? हाइयर पॉजिटिव। समझा? समझा क्या पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम? अरे लोअर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, समझा? उल्टा भी, हाइयर नेगेटिव तो लोअर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की फॉर्म में बात करेंगे और कुछ नहीं, बराबर। किधर थे हम लोग? हाँ, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वेरी, चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सी कैन इवन बी एट नेगेटिव, बताया नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू। चलो अब आगे बढ़ते, फटाफट ध्यान दो संजीत, बाबा वीडियो में तेरा नाम आते रहता है बार बार, इधर देख। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो क्या है? व्हेन एनोड पोटेंशियल V, ये दिख रहा है कुछ तो एनोड का कुछ तो पोटेंशियल V लगाया है, इज पॉजिटिव, इट एक्सेलरेट। देखो हाँ, ये वाला पार्ट देखो जो मैंने बताया था उसको क्लियर कर लो। एनोड यही है, अरे यही तो है तुम्हारा एनोड, इसके पास कैसा पोटेंशियल लिया? देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब है लोअर नेगेटिव या हाइयर नेगेटिव? लोअर नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव पोटेंशियल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एक्सेलरेट कर ले? अरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं खींचेगा, खींचेगा बरा, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएंगे, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यही तो बताया था ना मैंने तुमको। लोअर नेगेटिव की फॉर्म बताया, इधर पॉजिटिव के फॉर्म में दे दिया है। चलो एक बार फिर से, लोअर नेगेटिव है मतलब हाइयर क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल तो खींच ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे हम लोग उसको बोले कि हाइयर नेगेटिव मतलब लोअर पॉजिटिव, हाइयर नेगेटिव तो रिपल कर देगा ना, रिटार्ड कर देगा, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल, यही लिखा है, कुछ नया नहीं है। चलो पढ़ो फटाफट, पॉइंट नंबर 6, V is positive, it accelerates the electron and thus called accelerating potential, और जब वो नेगेटिव रहेगा तो रिटार्ड करेगा, तो क्या नाम रहेगा? रिटार्डिंग पोटेंशियल, सिंपल। इधर पढ़ो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, S of monochromatic light of sufficient high frequency, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, सफिशिएंट होना चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी। सफिशिएंट याद है कितना फ्रीक्वेंसी रहता है वो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखो ये सब चीज, सब इसमें सबसे 2-3 पॉइंट ही बहुत मेन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा, आगे वर्क फंक्शन आएगा, ये सब मेन पॉइंट है, सब याद रखना है, बराबर। अच्छा एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है तो ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखो ये एक वेव है, समझो छोटा सा वेव, और ये एक वेव है, बताओ दोनों में से ज्यादा वेवलेंथ किसका है? सेकंड वाले का, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, समझा? और पहले वाले का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 सेकेंड में कुछ ज्यादा बार आगे चले जा रहा है, मतलब ज्यादा आगे नहीं जा रहा है, मैं बोल रहा हूं ज्यादा बार ऐसा मोशन कर ले रहा है ना, तो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन या भी जो भी रहेगा, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ये ज्यादा पास होगा कि ये वाला ज्यादा पास होगा? फर्स्ट वाला ना, क्योंकि छोटा खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, समझा? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है, ये याद रखो ये चीज। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी बताओ, यहाँ पे जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? एक्चुअल में ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड से, बराबर। ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ कैसा चाहिए तुमको? कम। इसके लिए देखो लिखा है शॉर्ट वेवलेंथ कम, कितना हो रहा है देखो 10⁻⁷ होना चाहिए, या तो उससे भी कम होना चाहिए, याद रहेगा? बोलो क्लियर है, इतना कुछ हार्ड वर्ड चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइट शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन से कलर का लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है? बहुत सिंपल सा आंसर देखो, विबज्योर मालूम है सबको? अच्छा बताओ, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होता है? रेड के पास होता है। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, क्या कम फ्रीक्वेंसी का वेव यहाँ पे काम करेगा? रेड लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है? ये इंटेक्स क्वेश्चन में बता देता हूँ, रेड लाइट तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा सकता, बराबर। रेड नहीं दिखाएगा, देखो विबज्योर ना रेड नहीं दिखाता, एक्चुअल में दिखाए तो ग्रीन तक नहीं दिखा सकता है। जो ग्रीन विबज्योर में VIB आता है ना, जी और जी के आगे कोई भी लाइट नहीं दिखा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वहां पे वेवलेंथ बढ़ जाता है, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, समझा? लेकिन उल्टा करो, जी के पहले पहले आओ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर सूटेबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यार ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, समझा? कौन सा कलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है प्रॉपर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। क्यों मालूम है? बहुत सिंपल है, कैसा वेवलेंथ है? कम वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, सिंपल आंसर। चलो पढ़ लो क्या, टू जनरेट फोटो करंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, ग्रीन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ग्रीन से कम फ्रीक्वेंसी, ग्रीन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कि ग्रीन के आगे जाएंगे, ग्रीन के पीछे आएंगे, आगे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है, पीछे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, समझा? तो ग्रीन लाइट शुड बी इंसिडेंट, मतलब कौन सा हो सकता है? वॉयलेट, ब्लू या तो इंडिगो, हैज सच फ्रीक्वेंसी, उनके पास ऐसा प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से ज्यादा, हेंस दिस कलर लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक। रेडियो वेव भी नहीं दिखा सकता है, ये समझा? रेडियो वेव भी नहीं दिखाता है, याद रहेगा पॉइंट क्या बताया मैंने तुमको? कौन सा कलर दिखाता है बताओ? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। रीजन क्या है? वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सिंपल आंसर। चलो आगे बढ़ते, पढ़ो क्या,
आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कभी से यही तो पढ़ रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मिनिमम हम लोग तो ट्राई करेंगे ना कम से कम फ्रीक्वेंसी पे काम हो जाए, हम लोग तो वही ट्राई करेंगे। तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बराबर ना, सिंपल आंसर, सिंपल। चलो पढ़ लो फटाफट, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो एमिशन, मतलब यहां से निकलने चालू होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, फोटो एमिशन इन एनी फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, समझा, बराबर है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाँ देखो, वर्क फंक्शन, वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे था? वो तो फ्रीक्वेंसी था। तो वर्क फंक्शन यही सेम चीज मैं आगे भी लिखने वाला, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे बस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा, अब यहाँ पे किस फॉर्म में लिखेंगे? एनर्जी। ये वो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन का जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ये याद है क्या था? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो फोटो एमिशन स्टार्ट हो जाता है। सिंपल आंसर है, समझा? अरे वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी रहेगा, डिनोट किससे करते हैं? फाई नॉट। याद रखो, फाई नॉट मतलब क्या है तुम्हारे लिए? वर्क फंक्शन। ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे तुम्हारा क्या होता है? फोटो एमिशन जस्ट स्टार्ट तो हो जाएगा, समझा? और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा अच्छे से होएगा, समझा? चलो पढ़ लो, पढ़ो क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एंड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल मतलब खींच रहे मेटल के सरफेस से निकाला ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट मारा, टू पुल क्या? टू पुल इलेक्ट्रॉन इट आउट ऑफ द मेटल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड एक्सप्रेस्ड इन ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रहेगा, बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है, इसको डिनोट किससे करते हैं बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझा है? बोलो, इजी चैप्टर है, कोई हार्ड वार्ड चैप्टर नहीं है, एंड के चैप्टर सब इजी चैप्टर्स हैं, समझा? क्या क्या पॉइंट है? थ्रेशोल्ड देखो, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ही काम करता है, फोटो एमिशन स्टार्ट करता है। ये उतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये उतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, सिंपल आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट, बराबर। तो हम लोग ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा ना, इसका एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे इससे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आए, और वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को किसने एक्सपेरिमेंट किया? आइंस्टाइन के फर्स्ट पोस्टुलेट, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट के हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, बराबर। पहले देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो, एक ही ऑब्जर्वेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो क्या फोटो एमिशन होगा? नहीं, बराबर। उससे ज्यादा दोगे तो मिल जाएगा, यही तो मिला ऑब्जर्वेशन, समझा? चलो पढ़ते हैं, पढ़ो फटाफट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट, करंट आई मतलब फोटो करंट है, फोटो करंट है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो। करंट आई वाज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज वेरी लो। बराबर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यूवी रेज जो है उसका इंटेंसिटी कम था तो भी तुमको फोटो करंट वहां पे मिला। अभी तक एक भी बार मैंने तुमको इंटेंसिटी के बारे में नहीं बताया, मैंने तुमको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। मैंने फ्रीक्वेंसी बताया, इंटेंसिटी बताया नहीं अभी तक। इंटेंसिटी लो है तो भी तुमको क्या मिल रहा है? फोटो करंट मिल रहा है ना। मतलब शायद एक और कोई तो पैरामीटर है जो यहाँ पे मैटर कर रहा है, वो पैरामीटर कौन सा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझा? बोलो, समझा पॉइंट क्या है? देखो, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये देखा कि जब यूवी रेडिएशन दिया एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, तो तुमको क्या मिला वहां पे? फोटो करंट मिला। और देखा कि यूवी जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी कैसा है? लो है, तो भी तुमको क्या मिल रहा है? फोटो करंट, समझा? और हाई है तो भी मिलता है। तो ये है क्या कि इंटेंसिटी पे इतना डिपेंड कर रहा है क्या? कोई तो चीज है जो वहां पे मैटर कर रहा है ना, और वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो फटाफट पढ़ते हैं, ये समझा पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, फोटो करंट आई वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वाज मोर देन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो बाद में मालूम पड़ा कि सिर्फ इंटेंसिटी नहीं, एक और कोई तो पैरामीटर वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बराबर। उससे अगर ज्यादा तुम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हो तो तुमको मिलेगा फोटो एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, समझा? ये क्या है? ऑब्जर्वेशन, समझा? ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करे, तो कुछ कंक्लूजन नहीं दिए, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से। देखो, तो ऑब्जर्वेशन ये था, यूवी रेज दिया, लो इंटेंसिटी था, फिर भी क्या मिला तुमको? फोटो करंट मिला, बराबर। हाई इंटेंसिटी मिलता है, समझा? तो कोई और पैरामीटर है जो वहां पे मैटर कर रहा है, वो कौन सा था बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्वेशन है ना, कि हमको लग रहा है कि हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा वहां पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो फोटो एमिशन की, कम रहेगा तो फोटो एमिशन ज्यादा होना चाहिए, समझा? चलो अब आइंस्टाइन के पोस्टुलेट के हिसाब से देखते हैं क्या है, बराबर। आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन ने बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया, बताया कि जो भी यहाँ पे लाइट आ रहा है क्वांटा के फॉर्म में रहेगा, फोटोन के फॉर्म में रहेगा, उसके पास एनर्जी रहेगा। कितना एनर्जी रहता है? hν का, बराबर ना।
उतना जो भी एनर्जी फोटोन के पास है वो अपना एनर्जी किसको दे देता है, वो सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो भी मेटल का सरफेस है ना उस पे जो भी इलेक्ट्रॉन है इंस्टेंटली वो अपना एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। और इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ गया तो डायरेक्ट इजेक्ट हो जाता है बाहर, समझा। और कब इजेक्ट होता है ये भी सुन लो, जो फोटोन के पास एनर्जी है, ये फोटोन वाला एनर्जी ये किसने दे दिया बताओ, ये फोटोन ने किसको दे दिया एनर्जी, अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया बराबर, तो वो बन गया फोटो इलेक्ट्रॉन, अपने एनर्जी दे दिया ना इसको। अरे बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इसका क्या दूसरा नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन बराबर, क्योंकि फोटोन ने अपना पूरा का पूरा H वाला एनर्जी किसको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन को। अब उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया बराबर, और ये जो ज्यादा एनर्जी आया मतलब जो भी एनर्जी, बताओ एक बात बताओ, फोटोन कितना एनर्जी लेके आया था, H। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला, पूरा मिलता है A to Z, पूरा का पूरा एनर्जी किसको मिल जाता है। और जैसे ही फोटोन ने अपना पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, फोटोन डिसअपियर, फोटोन ही एनर्जी है, फोटोन एक एनर्जी का फॉर्म है समझो बराबर। फोटोन कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, उसके पास कोई मास ही नहीं होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, समझा। कोई फोटोन कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं, फोटोन इटसेल्फ इज एनर्जी, ऐसा बोल सकते हो। तो जैसे ही H वाला एनर्जी मिला किसको, इलेक्ट्रॉन को, फोटोन डिसअपियर, समझा, फोटोन गायब हो गया। अब बोलो क्या है तुम्हारे पास, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कितना एनर्जी है, H। इधर आओ, एनर्जी है ना, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्यों बात करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में बात करते हैं बराबर। एनर्जी किसके पास है, अभी बताओ किसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी है, H का एनर्जी है बराबर। अगर तुम्हारा H वाला एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो बताओ फोटो एमिशन होएगा, होगा। अगर इससे कम रहेगा तो बताओ, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले बताया वर्क फंक्शन जो है ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से, सरफेस के वर्क फंक्शन, वो जो मेटल का वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, तो ही तुमको क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने मिलेगा, तो फोटो एमिशन मिलेगा। हाँ, और ये जो H नू है, एक बात बताओ, क्या ये नू तुम्हारा नू नॉट से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। जो भी फ्रीक्वेंसी तुम्हारा मिला है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, अभी तो पढ़ रहे हैं कभी से यही चीज, समझा। देखो समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं एकदम, जरा फिर से समझो। देखो आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है, फोटोन कितना एनर्जी लेके आया, H नू, डायरेक्ट इंस्टेंटली किसको दे दिया, उधर कोई एनर्जी का लैग भी नहीं होता है, एनर्जी कोई लैग नहीं, जितना एनर्जी एग्जैक्ट उतना एनर्जी किसको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन को। फोटोन डिसअपियर, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी, H नू, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन फाई नॉट से अगर ज्यादा है तो ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो रहेगा, वहीं पे रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझा। बोलो हाँ। और ये H नू जो एनर्जी मिला है इलेक्ट्रॉन को, इसमें नू वाला एनर्जी किससे बड़ा है, सॉरी नू वाला जो फ्रीक्वेंसी है किससे बड़ा है, नू नॉट से, समझा। नू नॉट क्या होता है, हाँ ये जो मैंने बोला यही तुमको पढ़ने पे यही मालूम पड़ेगा। चलो फटाक से पढ़ो, पढ़ो क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन फोटॉन्स ऑफ UV radiation arrives at a metal surface and collide with an electron, फोटोन आया, पूरा किससे कोलाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन से, फोटोन डिसअपियर, पूरा का पूरा एनर्जी किसके पास, इलेक्ट्रॉन। अगर ये फाइव नॉट ज्यादा है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, समझा। आगे कहां तक थे हम लोग, सरफेस एंड कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, H जो उसके पास था किसको दे दिया, टू द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ चुका है। आगे, एंड फोटोन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, फोटोन गायब हो गया, समझा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। याद रखो फाई नॉट किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का। ये जो एमीटर है ना, एमीटर इसका प्रॉपर्टी है, समझा, उसका पैरामीटर है वो लाइट वाइट का पैरामीटर नहीं है, समझा। फाई नॉट वर्क फंक्शन किसका है, सरफेस का है, समझा, जो वहां पे है। हाँ, if phi naught is the work function of material of emitter plate then electron will be emitted, सिर्फ तब emit होएगा जब उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। आगे बढ़ो, this minimum frequency nu naught, thus minimum frequency nu naught is required to eject electron from the metal surface। समझा क्या बताया, बोलो। समझा आइंस्टाइन ने उसका एक्सप्रेशन कैसे दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब फोटोन आता है पूरा का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, फोटोन डिसअपियर, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डिसअपियर। समझा क्यों बोला, क्योंकि फोटोन के पास कितना मास होता है, रेस्ट मास 0, समझा। एक्चुअल में अनडिफाइंड है वो मास, इसके लिए रेस्ट मास हम लोग 0 लेते हैं, बराबर, ठीक है। तो समझा ये पॉइंट, बताओ क्या है, समझा क्वेश्चन ये क्या हुआ। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है, व्हाई देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है, अगर वो एनर्जी ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। टाइम का लैग नहीं है, क्यों नहीं है, तुमको थोड़ी देर पहले पढ़ाते हुए बता दिया ना। जो भी फोटोन अपना एनर्जी लेके आता है वो इंस्टेंटली किसको देगा, जैसे सरफेस से कोलाइड हुआ इंस्टेंटली किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को, उधर कोई लैग वैग नहीं होता है। और वो कंडीशन ये सेटिस्फाई हुआ तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा वो, समझा। कोई एनर्जी का लैग मतलब कोई भी लैग वहां पे नहीं होता है, लैग समझ में आता, लैग कोई टाइम का गैप नहीं आया वहां पे। चलो फटाक से पढ़ो क्या है, समझा दिया जब पढ़ना। गिवन बाय द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन एज सून एज द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द, जैसे ही एमिटर के सरफेस पे रेडिएशन गिरा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, फोटोन डिसअपियर।
आगे पॉइंट नंबर 2, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, समझ में आ रहा है, ऑन द स्पॉट, उधरी। आगे हेंस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। समझा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बराबर, इजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब क्या, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, याद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऊपर आया था, कम इंटेंसिटी था तो भी तुमको क्या मिला, फोटो करंट मिला, बराबर। तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ प्लॉट करके देखते हैं। क्या मालूम पड़ा, बहुत सिंपल सा ऑप्शन, देखो अगर तुम लोग यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या तुमको ज्यादा फोटो करंट मिलेगा, बोलो। फोटो करंट ऐसा नहीं डिपेंड करता है, बोलने का मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा बोला क्या, कम करंट मिलता है ज्यादा करंट, मैंने बोला था फोटो करंट मिलता है, मैंने ये बोला था ना वहां पे, याद है कि नहीं, कम इंटेंसिटी है फिर भी तुमको क्या मिलता है, फोटो करंट। इसका मतलब ये थोड़ी कि ज्यादा इंटेंसिटी पे उतना ही फोटो करंट मिलेगा, ज्यादा इंटेंसिटी मैंने क्या बताया था, फोटो करंट मिलता है, बराबर। अब जरा समझो चीज को, अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया फोटो करंट भी क्या होएगा, साथ में लीनियरली बढ़ेगा। लीनियरली समझा, लीनियर का मतलब क्या है, समझो ये स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ रहता है, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ ना, ये ग्राफ क्या रहता है, y इक्वल टू mx ना, समझा, जितना तुम x में इंक्रीज करो उतना तुम्हारे y में, मतलब ऐसा प्रॉपर्ली इंक्रीज होता रहेगा, इंडी दिख रहा है, ऐसा लीनियरली ग्राफ मिलेगा तुमको, समझा। वेरिएशन कैसा रहता है, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, लीनियर बढ़ता है, समझा आंसर। बोलने का मतलब है ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट ज्यादा फोटो करंट, समझा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये नहीं कि तुम लोग कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तुम्हारा फोटो करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम बाद तुम्हारा कितना भी तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ तुम्हारा फोटो करंट उतने का उतना ही रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब ये ग्राफ सिखाऊंगा तो उधर और आएगा थोड़ा डिटेल में, अभी के लिए समझो कम इंटेंसिटी पे भी फोटो करंट, ज्यादा इंटेंसिटी पे भी फोटो करंट, लेकिन कम इंटेंसिटी पे कम फोटो करंट, ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा। इसका मतलब नहीं कि तुम लोग और एक बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, बराबर, एक टाइम बाद रुक जाता है वो, बड़ा एक कांस्टेंट लेवल ले लेगा। देखो वहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ आ गया, ऐसा वो एक्सप्लेन करो तो तुमको एकदम और क्लियर समझा। बताओ ये ग्राफ क्या है, बराबर। तो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लीनियर, समझा, लीनियर ना। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या, दैट द कीपिंग द फ्रीक्वेंसी नो, एक मिनट एक पॉइंट और बता दो, देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और क्या है, इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लाइट का जो फ्रीक्वेंसी जो कैसा रख दिया है, कांस्टेंट, ये दिखाई दे रहा है, जो भी नू है तुम्हारा, नू कैसा है, कांस्टेंट। एक बात बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है क्या तुमको, मिल रहा है, मतलब क्या तुम्हारा नू नॉट से बड़ा रहेगा, रहेगा तभी तो मिल रहा है तुमको, समझा ना। हाँ, मतलब जो तुम लोग लाइट प्रोवाइड कर रहे हो इतना तो कंफर्म है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, और एक बार जो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको तुमने कांस्टेंट रखा है, उसको नहीं बढ़ा रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे बताओ, इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तुमको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। चलो पढ़ लो फटाक से, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एक्सेलरेटिंग, देखो दो चीजें, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड न्यू। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल याद है यहाँ पे जो लगाया था हमने पोटेंशियल, बराबर, लोअर नेगेटिव पोटेंशियल की हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों ना, लोअर नेगेटिव मतलब ही हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, बराबर, ठीक। तो ठीक कहा था हमने, न्यू को कांस्टेंट रखा है और किसको कांस्टेंट रखा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है। चेंज क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, देख रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलता है, इंटेंसिटी ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ो क्या है, इफ द इंटेंसिटी इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी, ना लीनियरली इंक्रीज होएगा इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझा है। चलो अब एक और ग्राफ हम स्टडी करते हैं, उसमें थोड़ा और क्लियर होएगा। देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या, अच्छा ग्राफ उधर है, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर, ये क्या है, देखो तुमको याद है यहाँ पे अगर मैंने हायर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है कि रिटार्ड होता है, एक्सेलरेट होता है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव खींच लेगा, बराबर ना, हायर पॉजिटिव मतलब ज्यादा पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव, एक्सेलरेटिंग। अब उल्टा सोचो, हायर नेगेटिव पोटेंशियल है मतलब लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल है, बराबर, तो उस टाइम पे रिटार्ड होएगा। इतना नेगेटिव पोटेंशियल तुमने प्रोवाइड कर दिया, माइनस वी नॉट का इतना नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर लिया है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वहां पे जा ही नहीं पाता, स्टॉप हो जाता है इलेक्ट्रॉन बीच में ही, समझ में आ रहा है। अरे ज्यादा नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा वहां पे वो, समझा। तो क्या वो टाइम पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप हो जाएगा, वो यहां तक पहुंच पाएगा, उस वो पोटेंशियल पे जिसमें तुम्हारा फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तुमको मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है, हायर नेगेटिव पोटेंशियल कि लोअर नेगेटिव पोटेंशियल, हायर नेगेटिव है, तभी तो जाके नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन। समझो, थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा फास्ट चलाओ दिमाग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हायर नेगेटिव पोटेंशियल है तो मैं उसको बोलता हूँ माइनस वी नॉट, क्या रहेगा हमारे लिए,
मतलब माइनस वी नॉट ये वो पोटेंशियल है जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पाता, बीच में स्टॉप हो जाता है, इसका नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? बोलो, क्लियर ना एकदम? बराबर। क्या लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल? माइनस वी नॉट। वी नॉट याद हो, वी नॉट जिधर भी आएगा वो क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो नेगेटिव तो रहेगा ही, अरे नेगेटिव तो रहेगा ना, हाइयर नेगेटिव तो रहेगा ही। तो मैं वी नॉट बोलूं या तो माइनस वी नॉट बोलूं, समझ जाओ कि वो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलो पढ़ लेते, पढ़ो क्या? इफ इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल वेर अप्लाई टू द कलेक्टर, इसको अप्लाई करेंगे ना, इधर इधर काम है पूरा। कलेक्टर क्या होता है? इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, देखिए धीरे धीरे कम होएगा, जितना नेगेटिव बढ़ाएंगे धीरे धीरे कम। एक नेगेटिव वैल्यू माइनस वी नॉट वैल्यू पे तुम्हारा क्या हो जाता है बताओ? फोटो करंट स्टॉप। आगे पढ़ो क्या? द फोटो करंट डिक्रीजेस फॉर सम टिपिकल वैल्यू, कौन सा है वो? माइनस वी नॉट, फोटो करंट बिकम जीरो। द वैल्यू वी नॉट इज टर्म्ड एज कट ऑफ या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? कट ऑफ भी बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। समझा क्या है? अरे इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, सब थियोरेटिकल चैप्टर है तो लग रहा है। समझा? ये सब मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, बरा समझ में आ रहा है? चलो एक पढ़ते हैं एक और ग्राफ। इसमें क्या करने वाले जरा देखो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है, और हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं? हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज। देखो एक बार फिर से, इधर बोलो क्या चेंज कर रहे थे? इंटेंसिटी चेंज किया, क्या मेजर किया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे। और क्या मेजर करेंगे? फोटो, अरे मेजर वही करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहे हैं। समझा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे, चेंज क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल। बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज डिफरेंस जो भी रहेगा। समझा? वोल्टेज चेंज कर रहे हैं या तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, और क्या मेजर करने वाले? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा ध्यान से देखो होता क्या। देखो अगर तुमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया, क्या लगाया? पोटेंशियल ना, पोटेंशियल बड़ा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग ने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं मतलब मैं हाइयर पॉजिटिव बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाइयर पॉजिटिव, ज्यादा बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर तो कम कम कर रहा है ऐसा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्सेलरेट होएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर, देखो ये देखा है, ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लेवल है लाइट का। एक पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट लीनियर हो जाता है। जरा ध्यान समझो मैं क्या बताया। देखो मैंने बताया कि अगर तुमने हाइयर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया कैथोड पे, मतलब तुम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता भी है एकदम फास्ट फास्ट जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो आके क्या हो जाता है? उसका कांस्टेंट हो जाएगा आने का। समझा? समझा क्या है? बोलो क्यों ऐसा होता है? सोचो, कितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या ये एमीटर में से? जितना उस सरफेस पे है या फिर जितना थोड़ा अंदर है सरफेस के अंदर, उतना ही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि तुम लोग ज्यादा तुम लोग यहाँ पे पोटेंशियल लगाएंगे, हाइयर पोटेंशियल, सबका सब मतलब भी तो कुछ ही रहेगा ना इलेक्ट्रॉन। बराबर, सबका तो मतलब तो कुछ ही रहेगा ना। तो निकाल लिया उसके बाद तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद तो उतना ही रहेगा जितना उसके पास है, उतना ही कांस्टेंटली देते देते रहेगा। समझा? बोलो पॉइंट समझा? एक पॉइंट के बाद वो क्यों कांस्टेंट रहता है, समझ में आया? क्योंकि एमीटर ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही बचा ही नहीं उसके पास। समझा? जितना है उतना ही देते रहेगा वो सरफेस पे। समझा? चलो फटाक से पढ़ते, पढ़ो क्या ये पॉइंट का मतलब समझा क्या? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया तुम्हारा, जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है ना। देखो ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, देखो यहाँ पे इतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला, यहाँ पे इतना मिला, फिर आगे गए। ये तीन तीन लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तीन तीन लाइन रिप्रेजेंट करता है तीन अलग अलग इंटेंसिटी को। लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग लिया है, एक बार अलग लिया है फिर दूसरी बार अलग लिया है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि लाइट का इंटेंसिटी में चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। एक लाइट का इंटेंसिटी के लिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके देखा, फिर नया रीडिंग के लिए एक पर दूसरा अलग इंटेंसिटी लिया, उसके लिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके देखा। समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारा इंटेंसिटी कांस्टेंट ही है। ये तीन तीन ग्राफ क्यों बनाया? तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाया, तुम लोग एक ही बना सकते हैं वहां पे। समझा पॉइंट क्या है? एक बात बताओ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा, इंटेंसिटी भी ज्यादा, तो क्या ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट? हाँ ना, ये देखो बराबर, ये ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ज्यादा करंट, उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी कम। समझा? तो इंटेंसिटी भी मैटर करता है। इंटेंसिटी देखा ना, इंटेंसिटी मैटर करता है। बराबर, चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या? इफ द कलेक्टर इज एट हाइयर पोटेंशियल, मतलब हाइयर पॉजिटिव पोटेंशियल, ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दिया तुमने। इफ द कलेक्टर इज एट हाइयर पोटेंशियल देन द एमिटर, वंस द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू, मतलब एक्सेलरेट हो जाता है ना वहां पे। बोलो समझा क्या? समझा पॉइंट क्या है? आगे नेक्स्ट,
हायर द एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, हायर द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर। देखो लेकिन सिर्फ कहां तक, सिर्फ यहां तक, हाँ यहां तक बराबर, उसके बाद तुम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं एमीटर से, तो एक्सेलरेट कहां पे करेंगे, समझा, ऐसा लॉजिक है। हायर द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर, हेंस द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। जैसे तुम लोगों ने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, इसका मतलब नहीं कि पूरा ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, एक टाइम बाद वो कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, समझा, ऐसा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, पढ़ो पढ़ो, कैन इंक्रीज द करंट ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली टिल ऑल नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो गया है सिर्फ तब तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट। एक वर्ड आया देखो यहाँ पे, ऑल नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इस टाइप के करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जो भी आगे तुमको करंट मिलेगा ऐसा, कौन सा करंट, आगे बढ़ ही नहीं सकता है, समझा। हाँ संजय ध्यान दे इधर, तो किधर थे हम लोग, हाँ इधर, हाँ किधर थे, ओनली टिल ऑल द नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड द कलेक्टर, नो इंक्रीज इन करंट विल बी सीन बियॉन्ड दिस लिमिट, इसकी ये लिमिट के बाद आगे तुमको करंट देखने नहीं मिलने वाला है। इस टाइप को करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेशन। अभी जस्ट बता तुमको, इस टाइप के करंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन, समझा पॉइंट क्या है। चलो एक बार ये क्या, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, लीनियर बढ़ता है। अगर मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन एक टाइम बाद आके रुक जाएगा, कौन से करंट के बाद रुकेगा, सैचुरेशन, उसके आगे सैचुरेशन करंट ही मिलेगा तुमको, क्योंकि सबका सब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है मीटर से, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर विच फोटो करंट कैन बी जीरो, फोटो करंट जीरो कब हो सकता है, जीरो पढ़ा ना अपने, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी था, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जीरो जाता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ना, हाँ तो ये कब होता है, ये जरा देखो, देखो अब बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक याद है ईवी, किधर तो आ चुका है हमको ईवी, ये दिख रहा है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट मतलब उसका यूनिट क्या होता है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। वी है वोल्टेज, अगर मैंने मेरा वोल्टेज रखा है वी नॉट, कितना रखा है, वी नॉट मतलब कौन सा वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर मैंने ई वी मतलब मैंने रख दिया ई वी नॉट, कितना रख दिया, अगर ई वी नॉट का वोल्टेज है, मतलब ई वी नॉट का, तुम लोग एक बात बताओ, ये ई वी नॉट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, क्योंकि वर्क फंक्शन का यूनिट है ना वो, हाँ। लेकिन ये वी नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, या तो पोटेंशियल जो भी रहेगा, वोल्टेज उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ई वी नॉट का अगर एनर्जी है, इससे तुम कम एनर्जी दे रहे हो, इससे के ई का मतलब क्या है, किसका काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का। क्या इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पढ़ा है अपन ने, अरे इधर पढ़े थे याद है, मोशन में जब भी पार्टिकल रहेगा तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान सुनो, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है मतलब काइनेटिक एनर्जी, अगर वो एनर्जी ये एनर्जी से कैसा है, कम है, ये कौन सी एनर्जी मालूम है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एनर्जी है। अरे इतने एनर्जी पे या तो इससे कम एनर्जी है, इससे बताओ, इससे अगर ज्यादा एनर्जी रहेगा तो फ्लो होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुमको मिलेगा। लेकिन इससे कम एनर्जी है या फिर इसके इतना भी एनर्जी है ना, तो भी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुमको नहीं मिलेगा। क्यों, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर तुमने वी नॉट लगा दिया तो वी नॉट के इतना भी अगर तुम्हारा देखो ई वी नॉट के इतना एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाएगा, बराबर। और अगर उससे कम है तो भी नहीं, अगर उससे ज्यादा है तो बताओ तुम होता है। सिंपल सा आंसर है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा वर्क फंक्शन का जो भी है ई वी नॉट, याद है ई वी नॉट एनर्जी से कम है। ये समझा, ये ई वी नॉट कौन सा एनर्जी है, ये एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, समझा। वो उस पोटेंशियल का एनर्जी है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, समझा। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के एनर्जी से कम एनर्जी है तुम्हारे पास, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप ही हो जाएगा। अगर उतना भी एनर्जी है तो भी स्टॉप हो जाएगा, उससे ज्यादा एनर्जी है तो आगे जाएगा ना। सोचो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा एनर्जी है तुम्हारा, तो क्या वो तुमको स्टॉप कर पाएगा, तो आगे चले जाएगा। सिंपल आंसर है। चलो पढ़ते फटाफट, समझ में आ गया, सिखा दिया, जस्ट पढ़ना है, पढ़ो क्या। इफ V is the potential difference between emitter and collector and the collector is at lower potential, collector lower potential पे, right है, and electron will lose its kinetic energy। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो इसका बताओ पोटेंशियल लोअर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहेगा बताओ, हायर नेगेटिव या तो लोअर पॉजिटिव, समझा, ये आंसर रहेगा। हाँ तो हायर क्या बताया, हायर नेगेटिव और लोअर पॉजिटिव। यहाँ पे लोअर लिखा है, शायद पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया तुम्हारा जो एनोड है उसको क्या एज्यूम करो,
पॉजिटिव, बस ऐसा बोल दिया इसके लिए हर बार हायर पॉजिटिव, हायर जो भी हायर बोल रहे तो भी पॉजिटिव, लोअर बोल रहे तो भी पॉजिटिव ही देखना, समझा? क्योंकि स्टार्टिंग में इधर क्लियर बोल दिया है कि तुम लोग एनोड को क्या लो, पॉजिटिव, यही है ना एनोड, इसको पॉजिटिव लेना है तुमको। तो लोअर बोल दिया, किधर गया वो पॉइंट, किधर था, इधर लोअर मतलब क्या, लोअर पॉजिटिव, बराबर। हायर भी आया था किधर, याद है, हायर बोला था, हायर मतलब हायर पॉजिटिव, बराबर, हायर पॉजिटिव और लोअर पॉजिटिव, ऐसे ही लॉजिक है। चलो ठीक है, नहीं भी मालूम तुम लोग तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं ना, तुमको मैंने दोनों चीज सिखा दिया। तुमको मालूम है कि स्टॉप कब होता है ना, तुमको मालूम है स्टॉप तब होगा जब इसका हायर नेगेटिव रहेगा या फिर लोअर पॉजिटिव, अपने मन से लिख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हायर लोअर बोल रहे हैं, एक थोड़ा गलत है, बताना चाहिए कि हायर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझा? ठीक है, तुमको तो सिखा दिया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पढ़ो क्या फिर से एक बार। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर इज एट लोअर पोटेंशियल ऑन द, हाँ, लोअर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कॉमा है, बराबर, एंड इलेक्ट्रॉन विल लूज, लोअर पोटेंशियल मतलब क्या है, इसके पास लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर नेगेटिव, उसकी वजह से यहाँ पे रुक जाता है वो, बराबर, वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी लूज कर देगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, क्योंकि V0 वाला लगाया, बराबर। इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ओवरकमिंग द रिटार्डिंग फोर्स, अगर ये ज्यादा नेगेटिव है तो वो उसको रिटार्ड करेगा ना, रिटार्ड करेगा, और जब रिटार्ड कर रहा है, जब अपोज कर रहा है, तो इसको भी अपना एनर्जी खत्म करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी लूज कर लेता है वहां पे। पॉइंट नंबर 2, if the kinetic energy of electron is not sufficient, the emitted electron may not reach the collector, वो कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, and the photo current will be zero, समझा? अरे सिंपल सा आंसर है, फोटो करंट तब जीरो हो सकता है जब तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। अगर एनर्जी की फॉर्म में बात करना है तो EV0 का एनर्जी से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैच होता तो भी नहीं पहुंच पाएगा, अगर उससे कम है तो भी नहीं पहुंच पाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो पहुंच जाएगा बहुत इजीली। हाँ, पढ़ते चलो, किधर तक पढ़े हमने? हाँ, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं इसमें, थोड़ा बहुत ही, वो देख लो। EV0 क्या, पढ़ लो, एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन के पास अगर दोनों को भिड़ना भी है तो इसके पास EV0 तक का तो एनर्जी होना चाहिए ना। हाँ, तो EV0 ये वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, अगर इतना एनर्जी इसके पास रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास तो वो ओवरकम कर सकता है शायद, चलो क्योंकि सेम हो गया ना, ओवरकम कर सकता है। एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द रिटार्डिंग पोटेंशियल, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है, अगर उसके पास EV0 एनर्जी भी आ जाता है ना तो भी वो पहुंच नहीं पाएगा, पूरा एनर्जी जस्ट यहाँ पे आके नीचे गिर जाएगा, समझा? पहुंच जाता है ऑलमोस्ट कैथोड तक, बरा कहाँ तो, सॉरी, एनोड तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, लेकिन गिर जाएगा इनसे, मतलब जस्ट पहुंच के गिर गया वहां पे, ऐसा लॉजिक है। चलो एक लास्ट पॉइंट पढ़ लो, क्या है? इफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल का मतलब आ रहा है, निकला यहां से, पहुंच जगह यहां तक पहुंच गया, एनर्जी खत्म, गिर गया नीचे, समझा? समझ पॉइंट क्या है? जस्ट फेल हो गया। जस्ट फेल कब होता है? जब उसका काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना रहता है? EV0, समझा? ऐसा। इफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल टू रीच द कलेक्टर देन आल्सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, तो भी जीरो। ये कंडीशन के लिए बता ना, इस कंडीशन के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, लोअर रहेगा तो जीरो ही रहेगा, फिर तो हायर रहेगा तो तुमको मिल सकता है कुछ, समझा? बोलो, ये चीज तो कॉमन से पहले भी तो पढ़ा था, वर्क फंक्शन से ज्यादा ही एनर्जी तुमको चाहिए, बराबर ना? तो वर्क फंक्शन से ज्यादा ही एनर्जी चाहिए था, लेकिन इसके पास तो कम है तो जा ही नहीं पाएगा ना वहां पे, समझा? सिंपल आंसर। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग फ्रॉम द सरफेस हैज डिफरेंट, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहता है। क्यों? चलो बताता हूं। देखो, समझो कोई इलेक्ट्रॉन बराबर एकदम सरफेस पे था, सरफेस से निकल गया, कोई जस्ट सरफेस के थोड़ा अंदर था, तो उसको निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको अपना सरफेस को भी तो ओवरकम करना है, तो थोड़ा एनर्जी वहां पे गया उसका। जो एकदम सरफेस पे वो फटाक से निकले, उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जो सरफेस के थोड़ा अंदर है, उसको अपना सरफेस को भी तो ओवरकम करना है, सरफेस के भी तो बाहर आना है, तो अपना थोड़ा एनर्जी वहां पे वो ओवरकम करने में लगाएगा, और थोड़ा कम काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब और कुछ, तीन रीजन है इसका। सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो सरफेस के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सरफेस के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकला और ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी निकला, दोनों में कोलिजन हो गया, तो इसने अपना एनर्जी लूज कर दिया कोलिजन में, समझा? तीन रीजन क्या है बोलो? अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? पहला रीजन है, अगर सरफेस से निकला तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, अगर सरफेस के थोड़ा अंदर है तो सरफेस को ही पार करने के लिए थोड़ा वहां पे एनर्जी चले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम हो गया। और एक तीसरा रीजन क्या है? कोलिजन भी तो हो सकता है। चलो पढ़ते फटाफट, तीन ही पॉइंट लिखा है एग्जैक्ट, पढ़ो क्या है? द रीजंस आर एज फॉलोज। क्या क्या रीजन है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड डू नॉट पोजेस सेम, सब जितना भी सॉलिड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सबके पास सेम एनर्जी नहीं होता है, सबका अलग अलग एनर्जी, अलग अलग एनर्जी तो निकलेगा भी, तो अलग अलग एनर्जी लेके निकलेगा, समझा? पॉइंट नंबर 2, मे बी इजेक्टेड फ्रॉम द वैरिंग डेप्थ, डेप्थ समझा रहा है? अंदर है थोड़ा, सरफेस के थोड़ा अंदर है, डेप्थ, वैरिंग डेप्थ
इनसाइड द मेटल सरफेस। समझा, ये रीजन तुमको बताया था मैंने। तीसरा ही बताया, पढ़ो क्या, इलेक्ट्रॉन में सफर कोलिजन, कोलिजन भी हो सकता है बिफोर दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस एंड मे लूज। जब कोलिजन हुआ है तो एनर्जी तो लूज करेगा ही अपना। समझा, बोलो, क्लियर एकदम। समझा क्या ये इलेक्ट्रॉन के पास कैसा अलग अलग एनर्जी क्यों होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फोटॉन्स के बारे में। क्या है फोटॉन्स, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इतना तो क्लियर समझ लो, फोटोन के पास रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन एक टाइप का एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, बराबर। समझा, इससे कोई मास वगैरह नहीं लेंगे। मास लेंगे तो एक्चुअल में देखा तो अनडिफाइंड मास आना चाहिए, बराबर, अनडिजायर्ड मास ऐसा। ठीक, पॉइंट 1 पढ़ो, एक एक पढ़ेगा क्योंकि कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे ऐसे डायरेक्ट बताएंगे। पढ़ो क्या, light behaves as a particle and its energy is absorbed and released in the bundle of quanta named photon। बराबर, ये तो पहले ही देख लिया अपने मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में। जो लाइट है वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटा बोलते हैं, तो फोटोन, वही फोटोन है। मतलब फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। समझा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हर फोटोन के पास क्या होना चाहिए, अपना खुद का मोमेंटम होना चाहिए और एनर्जी भी होना चाहिए। समझा, मोमेंटम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोटोन के पास मोमेंटम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटोन रुकता ही नहीं है, रुकेगा ही नहीं। रेस्ट मास जीरो है, रुकेगा ही नहीं, हमेशा कैसा रहेगा। अगर मूव कर रहा है मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होना चाहिए वहां पे। समझा, समझा, वेलोसिटी मतलब मूव हो रहा है कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहेगा। बोलने का मतलब है फोटोन के पास मोमेंटम रहता है और कुछ ना कुछ एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। कितना एनर्जी, एच न्यू, एनर्जी एसोसिएटेड विद द ना फोटोन कितना होता है, एच न्यू होता है। चलो पॉइंट नंबर 2 समझा क्या है, मोमेंटम होना चाहिए और एनर्जी। हाँ, मास एक्चुअल में देखा है तो रेस्ट मास जीरो रहता है। अब वो मोमेंटम जो आता है ना, मोमेंटम आता है वो एक्चुअल में वेलोसिटी की वजह से आता है। जो मोमेंटम है ना वो वेलोसिटी की वजह से आता है। ऐसा मास देखा जाए तो लॉग वगैरह टेबल में लिखा रहता है मास ऑफ फोटोन वगैरह ऐसा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो रियलिटी में फोटोन के पास कोई मास नहीं होता है। एक इक्वेशन है उसमें अगर जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी जो इक्वेशन ना नू वाला इज इक्वल टू रूट के अंदर आता है 1 अपॉन में ऐसा, बराबर, वो इक्वेशन में जब उसका मास वगैरह पुट किया जाए ना वहाँ पे तो जीरो मतलब अनडिफाइंड आंसर आ जाता है ऐसा। तो एक्चुअल में जब उसका मास जीरो पुट करेंगे तो ही अनडिफाइंड आता है, बराबर। तो इसके लिए हम लोग रेस्ट मास फोटोन का जीरो लेते हैं, बराबर। ऐसा फोटोन का मास लेना कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉपर नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। फोटोन का अगर कोई मास लिया जाए उसका रेस्ट मास जीरो ही लेंगे हम लोग, बराबर। समझ लो जी, क्या 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 होना चाहिए, मोमेंटम और वो कुछ ना कुछ एनर्जी से एसोसिएटेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हैव एसोसिएटेड मोमेंटम अलोंग विद द एनर्जी कैरियर्स, बराबर। मतलब एनर्जी, उसके पास जो भी एनर्जी भी रहता है और क्या रहता है, मोमेंटम भी रहता है। आगे बढ़ते हैं तो ऑल फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम, बराबर। जितना भी फोटॉन्स होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का, एक ही फ्रीक्वेंसी के जितने भी फोटॉन्स मूव हो रहे हैं उनके पास सेम होता है एनर्जी और सेम होता है मोमेंटम, मोमेंटम भी सेम और एनर्जी भी सेम। कब याद रखो, कब कब ऐसा बताओ, जब फ्रीक्वेंसी उनका कांस्टेंट है तो ना, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। आगे जो है ये जो फोटॉन्स है ये ना, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, या ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, ये न्यूट्रल चार्ज का है। इसलिए जब भी हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर खुद पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पाथ अलोंग विद द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, बराबर ना। तो अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाता, नेगेटिव होता तो उसका अपोजिट वगैरह डायरेक्शन जो भी रहेगा, बराबर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, मतलब उसके पास चार्ज नहीं है, समझा, न्यूट्रल है ये। कैसा है, न्यूट्रल। पढ़ लो पॉइंट नंबर 4, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है। समझा पॉइंट क्या है, चार्ज को क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको करता है, बराबर, ठीक, करता है ना, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, photons can be absorbed और न्यू photons can be created। याद है एब्जॉर्ब हुआ था एक्चुअली यहाँ पे, फोटोन आया, एनर्जी दिया, डिसअपियर हो गया, समझा। बना भी सकते फोटॉन्स, समझा, एक है बन रहा है ना, फोटॉन्स बन रहा है ना, समझा। तो किधर थे हम लोग, हाँ ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया ना। हाँ अब जरा ध्यान दो पॉइंट नंबर 6, फोटोन ही लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा और फोटोन, बराबर। तो क्वांटा या फिर फोटोन का जो स्पीड रहेगा वो किससे स्पीड से मैच होएगा, लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर या फिर वैक्यूम, बराबर। तो लाइट जो फोटोन का स्पीड है वो स्पीड किसके स्पीड से मैच होता है, लाइट के स्पीड से मैच होता है, बराबर। पढ़ो क्या, फोटोन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नेवर एट, लाइट रुकता है, लाइट रेस्ट पे हो सकता है नहीं, लाइट आ रहा था कंटिन्यूसली मूव हो रहा है फोटोन, समझा, रुक नहीं सकता वो चीज। समझा पॉइंट क्या है, इज इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट,
मास के बारे में बहुत कभी से वही बताते आ रहा है, फोटोन का रेस्ट मास 0, फोटोन का मास ना एक्चुअल में गलत होएगा, बराबर नॉट डिफाइंड होता, गलत हो जाता है अगर फोटोन का मास ले लिया जाए तो। पॉइंट नंबर 7, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, इट इज इट्स रेस्ट मास इज 0 फॉर ऑल फ्रेम, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लो, बराबर याद है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंगे तो फोटोन का रेस्ट मास तुमको क्या लेना पड़ेगा 0, तो ही प्रॉपर आएगा, बराबर तो ही प्रॉपर इक्वेशन बनता है, नहीं तो नहीं बन जाता, समझा, बोलो हाँ। तो समझा आज क्या क्या पढ़ाया, थियोरेटिकल चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, बराबर। तो आज सबसे पहले हमने देखा ये मैटर का जो भी पार्टिकल्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी स्मॉल था, स्पेस होता है बीच में पार्टिकल के बीच में, और कॉन्स्टेंटली मूव होते रहता है और वो अट्रैक्ट भी करता है एक दूसरे को, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करते रहेगा, और क्या है, बराबर। फिर पढ़ा तुमको मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था वो एक्चुअल में क्या एक्सप्लेनेशन देने के लिए बताया गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आज पढ़ेंगे तुम लोग शायद केटीजी में आएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी वहां पे आएगा, बराबर ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 समझा किसके लिए एक्सप्लेन करने गया था, पॉइंट नंबर 3 ये था, अच्छा पॉइंट नंबर 2 बाकी है, लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा और फोटोन, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटा और फोटोन इज E इक्वल टू NH2 रहेगा, और एमिशन जब होता है बराबर, एक्चुअल में यहाँ पे फोटोन को एज अ ऑसिलेटर लिया है, बराबर क्या लिया है ऑसिलेटर, जब ऑसिलेटर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, पढ़ाया हुआ है सब यार, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सरफेस बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है जब उसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उस पे गिरे तो, बराबर। और ये जो फिनोमेनन इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बड़ा एनर्जी जो होता है पार्टिकल के पास, बराबर वो कौन से टाइप का एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक, कॉन्स्टेंटली मोशन करता है ना, हाँ। वेव नंबर याद है, वेव नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, बराबर ऐसा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव देखा, 2 मेन पॉइंट था, एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, अलग क्या, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, समझा वो अलग रहेगा, तो फेज ऑफ ऑसिलेशन या तो वाइब्रेशन, तुम्हारी मर्जी। फोटो इलेक्ट्रॉन याद है, फोटोन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फोटो इलेक्ट्रॉन, ये दिखाई दे रहा है, ये सब फोटो इलेक्ट्रॉन जो एरो बनाया मैंने, ठीक है। फिर पढ़ा हम लोगों ने ये सेटअप याद है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज का विंडो है, लाइट का रेडिएशन आया गिरा एमीटर पे, बराबर एमीटर पे वो रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ज्यादा रहेगा वो क्या निकाल देगा वहां से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैवल करेगा, कलेक्टर की तरफ, बराबर समझा। कलेक्टर के पास अगर लोअर नेगेटिव पोटेंशियल है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अगर कलेक्टर के पास हायर नेगेटिव पोटेंशियल है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल की वजह से आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कितना होता है -V0 या फिर V0, समझा ठीक है। लाइट याद है, ग्रीन के पहले वाला लाइट विबज्योर में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 के पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, इसके लिए वो क्या दिखा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तुमको मालूम है सब कुछ में कोई बताने की जरूरत नहीं। वर्क फंक्शन ये वो एनर्जी है जो अगर तुम्हारे रेडिएशन के पास हो तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है, बराबर। फिर तुमको पढ़ा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यूवी रेस का जो था इंटेंसिटी था उसके लिए तुमको लो इंटेंसिटी था तो भी तुमको क्या मिल गया वहां पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बराबर, और हाई पे भी मिला। तो इसमें मालूम पड़ा कोई और पैरामीटर है जो वहां पे कुछ मैटर करता है, वो था फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो करंट मिलेगा। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेस पे, फोटोन आता है एनर्जी कितना लेके, H2 डायरेक्टली किसको देता है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन डिसअपियर, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, H2, अगर तुम्हारा H2 का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं रुक जाएगा, सिंपल आंसर, बराबर। फिर यहाँ पे देखा कि कोई टाइम लैग क्यों नहीं होता, तुमको मालूम है, इंस्टेंटली एनर्जी देता है, बराबर। फिर वेरिएशन देखा, इंटेंसिटी बढ़ाओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, बराबर। और फिर यहाँ पे देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है तुमको, -V0 या फिर V0। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए एक टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी नॉकड ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब निकल चुका है ना, वहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब नॉक निकाल चुका है, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, बराबर। इसके बाद जो करंट आएगा क्या नाम था उसका, सैचुरेशन करंट, उसके आगे करंट बढ़ ही नहीं सकता है, बराबर। फिर यहाँ पढ़ा कि जीरो कब हो सकता है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन के पास जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन तो सोचेगा कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन जिसमें कौन सा पोटेंशियल आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला वर्क फंक्शन, उससे कम हो जाता है या फिर उसके इक्वल हो जाता है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं हो सकता, वो स्टॉप हो जाएगा, समझा। इसके लिए तुमको वहां पे कितना करंट मिलेगा, 0 करंट। फिर पढ़ा अपन यहाँ पे कि हर एक सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अलग अलग एनर्जी क्यों, क्योंकि सॉलिड में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग, सबके पास एनर्जी अलग अलग रहता है, जब मूव हुआ तो वो एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो सबके पास अलग अलग एनर्जी और अलग अलग डेप्थ से निकला है, समझा। और तीसरा था रीजन कोलिजन, बराबर। फिर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, यहाँ बताया कि आइंस्टाइन के हिसाब से जो भी है फोटोन, याद है यहाँ बताया क्या है, लाइट का जो भी है, लाइट का जो भी एनर्जी रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है, फोटॉन्स के फॉर्म में रहता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी होता है, बराबर, बंडल, बराबर।
पॉइंट नंबर 2 में देखा कि फोटोन के बाद मोमेंटम भी होता है और क्या होता है, एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखा कि इसके पास क्या होना चाहिए, अगर फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या क्या सेम रहेगा उसका, तो उसका एनर्जी भी सेम रहेगा और मोमेंटम भी सेम रहेगा, ऐसा। पॉइंट नंबर 4 में देखा कि ये न्यूट्रल होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 में ये देखा कि यहाँ पे कोई भी नया फोटोन है उसको बनाया जा सकता है और फोटोन डिसअपियर भी होता है, बताया ना, यहाँ पे होता है ना आइंस्टाइन वाले केस में। फिर देखा कि फोटोन जो है वो बराबर लाइट के स्पीड से मूव होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लास्ट में देखा कि फोटॉन्स का एक्चुअल मास अनडिफाइंड होता है, बराबर, उसका मास कैसे रहता है, अनडिफाइंड, और उसका रेस्ट मास तुमको कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना, 0 लेंगे तो ही प्रॉपर आता है कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझा क्या क्या पढ़ा आज, ठीक।